हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिलिप सर के क्लासेस में। और आज फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश प्रोज 12th क्लास का सेकंड चैप्टर अ फेलो ट्रैवलर, जिसको लिखा है A.G. गार्डनर ने, उस लेसन की हिंदी में अनुवाद हम लोग उसको हिंदी में उस पार्ट को समझेंगे, उस चैप्टर को कि क्या उस पार्ट की कहानी है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर हम लोग किसी भी पार्ट की हिंदी में अपनी भाषा में अगर हम उसकी कहानी को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो चाहे उस पाठ में से कहीं से भी कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम उस ज़रूर हर तरीके से अपने भाषा में उसका बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसका जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहानी है अ फेलो ट्रैवलर। आप इसकी कहानी को बहुत अच्छी तरह समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ाई का, उनके संग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और ये देखिए स्टूडेंट्स, अ फेलो ट्रैवलर, इसकी पूरी स्टोरी मैं हिंदी में आपको सुनाऊंगा। A.G. गार्डनर, जिन्होंने इस कहानी को लिखा है, एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर जिनका पूरा नाम है। 1865 में उनकी बर्थ हुई थी और 1946 में उनकी डेथ हुई स्टूडेंट्स। और ये कहानी है जब वो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। आइए देखते हैं इस कहानी को, जानते हैं हम लोग। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इन टू द कैरेज फर्स्ट, Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time। वो बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि हम में से किसने रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया, और वास्तव में वो कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि रेल के डिब्बे में वो सहयात्री मौजूद है। It was the last train from London to a Midland town, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity। वो बताते हैं कि लंदन से मिडलैंड के एक नगर तक के लिए ये एक आखिरी ट्रेन थी और रुक रुक के वो ट्रेन चलती थी। बेहद धीमी गति से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन थी और उन रेलों में से एक थी जो अनंत काल का ज्ञान आपको देती थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबअर्बन स्टेशंस द ट्रैवलर्स अलाइटेड इन वंस एंड टूज, एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंडन बिहाइंड आई वॉज अलोन, और रादर आई थॉट आई वॉज अलोन। वो बताते हैं कि यात्रा आरंभ करते समय वो काफ़ी भर चुकी थी, किंतु जैसे जैसे वो उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए, वो ट्रेन रुकती गई, यात्री उसमें से एक एक दो दो करके नीचे उतरते गए, और जिस समय तक उस ट्रेन ने लंदन का बाहरी सीमा को पार किया, वो बताते हैं कि उस ट्रेन के डब्बे में वो एकदम अकेले बचे थे, या वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो उस ट्रेन के डिब्बे में एकदम अकेले हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। इट इज लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज and no one will hear you. You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of counter stroke। वो बताते हैं कि एक ऐसे रेल के डिब्बे में जो आवाज़ पैदा करता हुआ, झटके खाता हुआ रात्रि में चला जा रहा है, अकेले होना स्वतंत्रता का एक सुखद आभास देता है। स्वतंत्रता एवं बंधन विहीनता बहुत आनंददायक रूप से वहाँ मौजूद है। इस समय जो चाहें आप कर सकते हैं, आप चाहें जितने ज़ोर से चाहें उतनी ज़ोर से अपने आप से बात कर सकते हैं, कोई भी आपको आपकी बात को सुनेगा नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं। और एक काल्पनिक व्यक्ति जिसका नाम वो जोन्स बताते हैं कि आप जोन्स के साथ बहस कर सकते हैं तथा बिना किसी विरोधी प्रहार के भय के अपनी विजय का अनुभव करते हुए उसको धूल चटा सकते हैं। और इसके संग में वो क्या बताते हैं, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेप और प्रैक्टिस अ गोल्फ स्ट्रोक और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। और वो बताते हैं कि आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई आपको देखेगा नहीं, बिना किसी बाधा के आप गाना गा सकते हैं, दो कदम नाच सकते हैं, या गोल्फ के प्रहार का अभ्यास कर सकते हैं, या फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। You can open the window or shut it without provoking a protest. You can open both windows or shut both. Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. You can have any corner you choose and try all of them in turn। वो कहते हैं बिना किसी का विरोध पाए हुए आप खिड़की को खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा लड़ाई खिड़की की होती है। एक व्यक्ति कहता है मैं खोलूँगा, दूसरा कहता है नहीं खोलूँगा, लेकिन इस समय आप इतने स्वतंत्र हैं, कोई नहीं है आपके साथ, आप जो चाहें मर्जी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं।
स्वतंत्रता का पर्व मनाते हुए आप उन्हें लगातार खोलते और बंद भी करते रह सकते हैं। आप अपनी पसंद के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं या बारी बारी से हर एक कोने में बैठ बैठ के देख सकते हैं कि कौन सी जगह ज़्यादा बढ़िया है। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। यू कैन लाई इन फुल लेंथ ऑन द कुशंस एंड enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Dora herself. Only Dora will not know that her heart is broken. You have escaped even DORA Dora। और वो कह रहे हैं कि आप गद्दियों पर पूरे लंबे होकर लेट सकते हैं, उनके ऊपर चल सकते हैं, उछल सकते हैं, और आप कानून व्यवस्था और जो भी कानून, डोरा जो होता है स्टूडेंट्स वो DORA डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट इन फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 एंड 1918। एक इंग्लैंड के अंदर नियम कानून लागू है जिसके लिए वो बताते हैं कि सुरक्षा अधिनियम है, उसको भी आप तोड़ सकते हैं और कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है वहाँ पे। स्टूडेंट्स इसका तीसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, they did not happen to occur to me. What I did was much more ordinary। वो कहते हैं इस रात में मैंने इस प्रकार की कोई भी काम नहीं किया क्योंकि ये सब करने का मुझे मन ही नहीं हुआ। जो कुछ मैंने किया वो बहुत ही साधारण था। क्या साधारण बात उन्होंने की? When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and my legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again। और वो बताते हैं क्या किया कि जब उनका अंतिम सहयात्री जो उनके संग यात्रा कर रहा था वो भी उतर गया तो उन्होंने अपने अखबार को नीचे रख दिया, हाथ पैरों को फैला के अंगड़ाई ली, खड़े हुआ और खिड़की में से झांक कर ग्रीष्म ऋतु की उस शांत रात्रि को निहारा थोड़ी देर, जहाँ जिसमें वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उस ट्रेन के खिड़की में से। और उन्होंने देखा कि बाहर उत्तरी आकाश में हल्की पीली पीली जो रोशनी थी वो दिखाई दे रही थी और वो रेल के डिब्बे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल के गए, इधर से उधर, एक खिड़की से दूसरी खिड़की से, सबसे बाहर झांक झांक के देखा, फिर एक सिगरेट जलाई, नीचे बैठ गए और दोबारा से वो पढ़ने लग गए। और उसके बाद वो बताते हैं कि जब वो पढ़ने लग गए उसके बाद उन्होंने क्या किया कि It was then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat on my nose. He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes। और वो कहते हैं कि ये वो समय था जबकि वो अपने सहयात्री का उनको आभास हुआ कि उनके संग एक और भी जना कोई है जो यात्रा कर रहा है। वो आया और आके उनकी नाक के ऊपर बैठ गया और वो एक प्रकार के पंख वाला तेज़ निडर कीड़ों में से एक था जिन्हें हम साधारण रूप से मच्छर के नाम से जानते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, विजिटेड ईच विंडो, फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक। और कहते हैं कि मैंने उसे अपने नाक के ऊपर से उड़ा दिया और उसने पूरे डिब्बे का एक चक्कर लगाया और सारी दिशाओं को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का निरीक्षण किया पूरे डिब्बे का और हर खिड़की की तरफ गया, रोशनी के चारों ओर फड़फड़ाया और फिर उसको ये एहसास हुआ शायद कि उस कोने में जो विशाल पशु, अर्थात लेखक अपने लिए बताता है कि वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है उससे ज़्यादा रुचिकर उसको कुछ भी नहीं लगा और वो दोबारा आया और उसकी गर्दन के ऊपर आके बैठने की कोशिश करने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, रिटर्न्ड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। वो बताते हैं कि मैंने उसे फिर से उड़ा दिया, वो उछलकर भाग गया, रेल के डिब्बे का एक छोटा चक्कर तुरंत लगाया और लौट के आया और अभद्रतापूर्ण तरीके से उनके हाथ के पीछे में आकर बैठ गया। It is enough, I said. Magnanimity has its limits. Twice you have been warned that I am someone in particular, that my august person resents the tickling impertinence of strangers. I assume the black cap. I condemn you to death. Justice demands it, and the court awards it. The counts against you are many. You are a vagrant. You are a public nuisance. You are traveling without a ticket. You have no meat coupon. For these and many other misdemeanors, you are about to die। और वो बताते हैं कि काफ़ी हो चुका। उन्होंने अपने मन में इस बात को कहा कि मैंने उदारता की
एक भी उदारता की भी एक सीमा होती है। मैंने उदारता तुमको दिखाई, 2 बार तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। मेरा शानदार व्यक्तित्व अपरिचितों की गुदगुदाने वाली बदतमीज़ी पर नाराज़गी प्रकट करता है। और अब वो अपने आप को एक जज के समान काली टोपी धारण करे हुए व्यक्ति के रूप में देखने लगे। और वो कहते हैं कि जैसा कि किसी को मृत्युदंड देते समय न्यायाधीश होता है, वैसे ही मैं अपने आप को महसूस करने लगा। और उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ, न्याय की ये मांग है और न्यायालय इसे प्रदान करता है। तुम्हारे विरुद्ध अनेकों आरोप हैं। तुम एक आवारा हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। तुम्हारे पास मांस खरीदने के लिए कोई राशन कार्ड या कोई कूपन टिकट भी नहीं है। और उसके बाद वो बताते हैं, फॉर दीज एंड मैनी अदर मिस यू आर अबाउट टू डाई, आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। और उन्होंने अपने सीधे हाथ से एक ख़तरनाक जानलेवा प्रहार किया। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी। और वो फिर से बहुत ही आराम से बच गया और उसके वजह से उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेमिनिन कनिंग। और वो कहते हैं कि वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील्डनेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस। और वो कहते हैं कि मैं हर तरीके से उसके ऊपर अब वार करने लगा, अपने हाथों से, पेपर से, सीटों के ऊपर उछल उछल के, कूद कूद के मैं उसको मारने की कोशिश करने लगा। वो लैंप के चारों तरफ घूमता रहा और मैं तरीके तरीके से उसको मारने की चालाकी से उसको कोशिश करने लगा। लेकिन मेरी सारी की सारी जो भी प्रहार थे, जो भी मेरी चालाकी थी, जो भी मेरी कोशिशें थीं, वो सब बेकार गईं और वो मच्छर मुझसे हर वार से बच गया। It was all in vain. He played with me openly and ostentatiously, like a skillful matador fencing round an infuriated bull. और वो कहते हैं सब कुछ व्यर्थ गया, सब कुछ बेकार गया और वो खुलेआम मेरे संग खिलवाड़ कर रहा था। जैसे एक मैटाडोर होता है, जो एक प्लेयर होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, स्पेन में बुल फाइटिंग होती है और वहाँ पे एक आदमी होता है जो लाल रंग का कपड़ा हिलाता है और बहुत तेज़ भागता हुआ सांड उसकी तरफ आता है और वो उसको बेवकूफ़ बनाता है और बहुत जल्दी से जैसे ही उसके नज़दीक वो बुल आता है, वो उस कपड़े को हटा देता है और सांड भागता सीधे चला जाता है। वो सोच रहे हैं कि वैसे ही वो मच्छर उसको समझ रहा है और उसको इधर उधर भगा रहा है, नचा रहा है, कुदा रहा है। It was obvious that he was enjoying myself, that it like being chased by the huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. I began to enter into the spirit of the फेलो। और वो कहते हैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वो लेखक से आनंद ले रहा था वो मच्छर, और उसने इसीलिए उनके आराम में बाधा डाली थी। उसे कुछ थोड़ा सा खिलवाड़ चाहिए था और मैं एक पवन चक्की जैसा भारी भरकम प्राणी, उसके द्वारा उसको वो खिलवाड़ करने में उसको मज़ा आ रहा था, जिसका इतना अच्छा स्वाद भी था और जो इतना असहाय और बेवकूफ़ था। पीछा किए जाने से अच्छा और दूसरा कौन सा खिलवाड़ हो सकता है। अब मैंने अपने उस साथी की आत्मा में प्रवेश करना प्रारंभ किया, अर्थात मैं उसको समझने और पसंद करने लगा। ही was no longer a mere insect. He was developing into a personality, an intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms. I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading. How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? Why not be magnanimous again? Magnanimity and mercy were the noblest attributes of men. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. At present, I was a ridiculous figure, a thing for laughter and derision. By being merciful, I could reassert the moral dignity of men and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. I cannot kill you, but I can reprieve you. आई डू इट। और वो कहते हैं कि वो केवल एक कीड़ा मात्र नहीं था, वो एक व्यक्तित्व के रूप में, एक बुद्धि के रूप में विकसित होता जा रहा था, जिसने बराबरी के दावे के साथ इस रेल के डिब्बे पर अपने अधिकार के लिए मुझे उसको चुनौती दी थी। और लेखक को लगने लगा कि मेरे दिल में उसके लिए मित्रता की भावना घर कर रही थी और उच्चता की भावना फीकी पड़ती चली जा रही थी। मैं भला एक ऐसे प्राणी से स्वयं को श्रेष्ठ कैसे महसूस कर सकता था जो मात्र एक प्रतियोगिता में जिसमें हम उलझ चुके थे वो मेरा स्वामी बन गया था।
फिर से उदार हृदयता को क्यों ना अपना लिया जाए। उदारता और दया मनुष्य के सर्वोच्च गुण हैं। इन उच्च गुणों का प्रयोग करके मैं अपना सम्मान फिर से प्राप्त कर सकता हूँ। इस समय तो मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था, हंसी की और मजाक की वस्तु था। दयालु बनकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान का फिर से दावा कर सकता था और सम्मानपूर्वक अपने कोने में वापस जा सकता था। मैं मौत की सज़ा को वापस लेता हूँ। अपनी सीट पर वापस आकर लेटते हुए मैंने कहा, और मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर मैं तुम्हारी सज़ा को टाल तो सकता हूँ। मैं इसलिए तुम्हारी सज़ा को स्थगित करता हूँ। और लेखक ने उसकी सज़ा को स्थगित करने में ही भलाई समझी, क्योंकि वो उससे जीत नहीं पा रहा था। I took up my paper and he came and sat on it. Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. I have but to give the respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers, and you are a corpse, neatly sandwiched between an article on peace tramps and another on the modesty of Mr. Hughes. But I shall not do it. और तभी क्या हुआ कि उन्होंने अपना अखबार उठा लिया और उसको पढ़ने लगे, और तभी वो मच्छर आके उस अखबार के ऊपर बैठ गया। और लेखक ने सोचा कि मूर्ख, उन्होंने कहा, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। मुझे केवल ये जो अखबार है इसको ज़ोर से भींच देना है, कस के दबा देना है, और तुम एक लाश के अंदर तब्दील हो जाओगे। पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, दो लेख वहाँ पे लिखे थे जिनके बीच में तुम्हारा कचूमड़ बन जाएगा। लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। I have reprieved you, and I will satisfy you that when this large animal says a thing, he means it. Moreover, I no longer desire to kill you through knowing you better. और फिर वो कहते हैं कि किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारा दंड स्थगित कर दिया है, और मैं तुम्हें आश्वस्त कर दूंगा कि जब ये विशाल जानवर या वो लेखक किसी बात को कहता है तो वो उसे पूरा भी करता है। और फिर मेरे मन में तुम्हें मार डालने की अब कोई इच्छा भी नहीं है। Through knowing you better, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. I fancy that Saint Francis would have called you little brother. I cannot go so far as that is in Christian charity and civility, but I recognize a more distant fellowship. वो कहते हैं कि तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके मुझे ऐसा लगता है, अगर तुम कहो तो मैं कह दूं, जैसे मेरे मन में तुम्हारे लिए स्नेह हो गया है। और मैं कल्पना करता हूं कि अगर संत फ्रांसिस आज जिंदा होते वो तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारा होगा या पुकारते। और ईसाइयों की दान और सभ्यता में इतनी दूर तक तो मैं नहीं जा सकता कि तुम्हें अपना छोटा भाई कह दूं, लेकिन फिर भी मैं अधिक दूर का रिश्ता तुमसे महसूस कर रहा हूँ इस समय। और भाग्य ने हमें ग्रीष्म ऋतु की इस रात में सहयात्री बना दिया है। वो कहते हैं कि Fortune has made us fellow travelers on this summer night. I have interested you and you have entertained me. The obligation is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals. The miracle of life is ours in common and its misery too. I suppose you don't know anything about your journey. I am not sure that I know much about mine. We are really, when you come to think of it, a good deal alike. Just apparitions that are and then are not coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps. और वो कहते हैं कि भाग्य ने हमें ग्रीष्म ऋतु की इस रात में सहयात्री बना दिया है। मैंने तुम में रुचि ली और तुमने मेरा बहुत मनोरंजन किया है। दोनों का एहसान बराबर है और इस आधारभूत तथ्य पर टिका है कि हम मरणशील साथी हैं। जीवन का आश्चर्य और इसके रहस्य भी हम दोनों के मध्य एक से हैं। मेरा विचार है कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और मुझे भी पूरा विश्वास नहीं है कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में अधिक जानकारी रखता हूँ। हम लोग वास्तव में, अगर तुम ऐसा सोचने लगोगे तो बहुत हद से तक एक से केवल छाया मात्र हैं। अभी हैं फिर नहीं हैं। हम लोग रात्रि में से निकलकर प्रकाशित रेल के डिब्बे में आते हैं, कुछ देर तक रोशनी में चारों ओर फड़फड़ाते हैं और फिर से रात्रि के अंदर चले जाते हैं। शायद गोइंग ऑन tonight, sir, said a voice at the window. It was friendly porter giving me a hint that this was my station. I thanked him and said I must have been dozing, and seizing my hat and stick, I went out into the cool summer night. As I closed the door of the compartment, I saw my fellow traveler fluttering round the lamp. और क्या आप आज रात कहीं और जा रहे हैं श्रीमान? खिड़की पर से किसी ने उस लेखक से पूछा। ये एक परिचित कुली की आवाज़ थी जो ये संकेत था कि उनका स्टेशन आ चुका है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं अवश्य ऊँघने लगा होऊंगा और हो सकता है मैं आगे निकल जाता। और उसने अपना टोप और छड़ी
पकड़ी और वो ग्रीष्म ऋतु की उस शीतल रात में उस डिब्बे से बाहर निकल के आए। और जैसे उस डिब्बे से बाहर निकल के आए, उन्होंने मुड़ के अपने सहयात्री को देखा। वो जो सहयात्री था, वो मच्छर, वो लैंप के चारों ओर उनको फड़फड़ाता हुआ दिखा। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह कहानी समझ में आई होगी।